Hello and welcome student to our channel. In this video, we discuss the total chapter of chemical bonding in one short video. So हम सबसे पहले देखेंगे what is the meaning of chemical bonding, कि chemical bonding की meaning क्या है. तो chemical bonding की simple meaning है कि दो एटम या दो आयन, फॉर एग्जांपल 1A B, दो एटम या दो आयन को होल्ड करके रखना, यानी दो एटम फॉर एग्जांपल A1 एटम B1 एटम, दोनों एटम को होल्ड करके रखना, वो होल्ड करके रखना, उसको हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग. उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग. अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में हम कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले. देखो सबसे पहले कोजल एंड लुईस अप्रोच. कोजल साहब एंड लुईस साहब ने कुछ उनकी थेरीज दिए थे, कुछ अप्रोच बताए थे आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. उसके बाद देखेंगे हम ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या है. उसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर. लेविस साहब ने वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से, वैलेंस शेल के हिसाब से लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिए थे, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले. एंड देन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड. उसके बाद हम देखेंगे वीबीटी एंड एमओटी एंड वीएसईपीआर R3. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट एंड वंडर वाल फोर्स. एंड देन बॉन्ड पैरामीटर, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हम सबसे पहले देखेंगे कोजल एंड लुईस अप्रोच. तो प्लीज़ नोट इट. अब हम देखेंगे कोजल एंड लुईस अप्रोच, और कोजल एंड लुईस अप्रोच के साथ में ही ऑक्टेट रूल, लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही कॉन्सेप्ट पे हम समझने की कोशिश करेंगे. अब देखो कोजल एंड लुईस साहब ने क्या कहे थे, क्या कोई भी एलिमेंट जब तक कि स्टेबल नहीं हो सकता तब तक कि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो. अब ऑक्टेट मतलब देखो जो लास्ट, कोई भी एलिमेंट का लास्ट शेल रहता, लास्ट शेल मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. अब उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे हम, तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल. अब फर्स्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते? 2. और सेकंड शेल में 8. मगर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब बचे कितने हमारे पास? 6. अब लुईस साहब ने क्या बोले थे कि जब तक क्या कोई एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक कि वो स्टेबल नहीं होता या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल. अगर जब तक कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं करता तब तक कि वो स्टेबल नहीं हो सकता. अब देखो, अब कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कोशिश कर रहा, अब स्टेबल कैसा हुआ? एक उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके पास कितने हो जाएंगे फिर? 2 + 6 + 2 8. तो वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन. और फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम के पास कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है. अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे? 2 पहले शेल में, सेकंड शेल की कितनी कैपेसिटी? 8 की, तो 8 के 8 यहाँ पे चलेंगे, कितने हो गए? 10. अब एक बचा, तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो. अब यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने होना? कम से कम 60 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये शेल कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो ये इसका लास्ट शेल कौन रहेंगे फिर? ये उसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है. तो फिर क्या हुआ कि लास्ट शेल कट हो जाएगा और ये वैलेंस शेल उसका क्या हो जाएगा? सेकंड शेल. अब यहाँ पे क्या हो रहा फिर? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी डोनेट कर देंगे, और ऑक्सीजन क्या करेंगे? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे. अब देखो ये 2 टाइप के बॉन्ड हैं हमारे पास, एक तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड.
आयोनिक बॉन्ड मतलब डोनेट और एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अब देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10। एंड थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी, 8 की। तो अपने पास कितने बचे, 7। यहाँ पे हो गए 7। अब देखो इसको लास्ट शेल में कितने होना था, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं, 7। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने होना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अब ये तो नहीं करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वो क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। अब क्या करता सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करा तो इसके पास कितने हो गए, 10, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 2 और 8। और इसने एक एक्सेप्ट करा तो इसके पास कितने हो गए, 18। यहाँ पे कितने हो गए, 8, यानी ऑक्टेट ये भी कंप्लीट हुआ। तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड मीन्स डोनेट और एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्डिंग। अब दूसरा हमारा बॉन्ड रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड मतलब फॉर एग्जांपल अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से पहले 2 यहाँ पे गए, बचे 6। अब उसको 2 क्या होना, इलेक्ट्रॉन होना। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर देखो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस एंड पहले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा, जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसी से, क्योंकि हीलियम स्टेबल है, हीलियम नोबेल गैस में आता, हर कोई चाहता कि वो नोबेल गैस में चल जाए। तो हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा, जब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन कब स्टेबल होगा, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई देने के लिए तैयार है, सबको होना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की दे रहे, मगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये क्या करते, इलेक्ट्रॉन शेयर करते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कैसा करेंगे, अब देखो इसको कितने होना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होना, इसको कितने होना, 1 इलेक्ट्रॉन होना। तो ये बनाते H2, H बॉन्ड O बॉन्ड H। अब देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पास है। अब देखो हाइड्रोजन भी इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता, ऑक्सीजन भी इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता। इसी तरह ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता। अब देखो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करा, इसका और इसका, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हो, तो इसके ऑक्टेट क्या हो जा रहा फिर, कंप्लीट। अब देखो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, अब एक और इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा हो, तो यहाँ पे कितने हो जा रहे, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने हो जा रहे, 1। तो हमारा क्या हो गए, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखो सेकंड है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो लेविस साहब ने ऑक्टेट के बेसिस पे, वैलेंस शेल की बेसिस पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिए थे। अब हम देखेंगे, प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब लेविस साहब ने डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिए थे, तो देखो हम एक एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालेंगे, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो लास्ट शेल, वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब लेविस साहब ने इसका स्ट्रक्चर कैसे निकाले थे, O। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6।
1 2 3 4 5 6। ये होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जगह डॉट का इस्तेमाल करे थे। यानी यहाँ पे देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो उन्होंने यहाँ पे डॉट कितने दिए 6। इसी तरह हम अगर कार्बन का लेंगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकाले थे, कार्बन अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 1 2 3 4, ये होगा कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर। अब हम टोटल लिथियम से नियॉन तक डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिथियम। अब देखो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का स्ट्रक्चर निकालेंगे हम सबसे पहले। न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 1, तो हम डॉट कितने देंगे सिर्फ 1। उसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितने डॉट देंगे 1 एंड 2। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पर डॉट कितने देंगे हम 1 2 3। उसके बाद कार्बन, अब कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने डॉट देंगे 1 2 3 4। उसके बाद नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो हम देंगे 1 2 3 4 5। अब आपने देखे होंगे कि जब NH3 कंपाउंड बनता तो बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H एंड ऊपर लोन पेयर का स्ट्रक्चर रहता, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यूज़ करता, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यूज़ करता और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यूज़ करता, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे वैसे रहते लोन पेयर के शेप में। तो अब हमारा वो नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम डॉट कितने देंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लोन पेयर कैसा बनता, अब देखो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना सकता। अब 2 बॉन्ड कैसा बनाता, इससे एक हाइड्रोजन बनाता, इससे एक हाइड्रोजन बनाता, तो उसका लोन पेयर कैसा बनता, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो हम इसके पर डॉट स्ट्रक्चर कितने देंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। अगर फ्लोरीन किससे भी बॉन्ड बनाएगा तो उसके बाद कितने लोन पेयर रहते 1 2 3, मतलब 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास रहती। और उसके बाद लास्ट में नियॉन। अब देखो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नियॉन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने की वजह से नियॉन स्टेबल है। नियॉन क्या है स्टेबल। तो ये हो गया हमारे लिथियम से नियॉन तक डॉट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते। अब देखो ऑक्सीजन का देखेंगे हम, ऑक्सीजन के पास डॉट स्ट्रक्चर जैसे 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट। अब देखो हाइड्रोजन के कितने होना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और होना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता, उसके बाद 1 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता। अब देखो ऑक्सीजन को कितने होना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को कितने होना 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या करती ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करती। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज़ करता और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज़ करता। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए,
ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। अब देखो कोई भी एलिमेंट का, कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मल चार्ज का एक फार्मूला है। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। अब ये सिंपल फार्मूला है। अब देखो वैलेंस मतलब क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हम उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो लोन पेयर है, अब लोन पेयर क्या है, लोन पेयर में सिंपल अगर कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाए बाद उसके बाद अगर जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते, फॉर एग्जांपल NH3। अब देखो NH3 ने 3 बॉन्ड बनाए और उसके एक्सटर्नल लास्ट शेल में कितने थे 5, तो कितने बचे 2, तो उसके ऊपर लोन पेयर कितने आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और लोन पेयर 1 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो 2, लोन पेयर 1 और कितने बॉन्ड बनाए 3। तो ऐसा हमारा फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम निकालेंगे O3 का फॉर्मल चार्ज। अब इसका देखो, अब फॉर्मल चार्ज हम एक एक का पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालेंगे। इसमें सबका फॉर्मल चार्ज अलग अलग है। देखो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। तो हमारा फार्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा मालूम करेंगे। अब देखो सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। जो ग्रुप है फॉर एग्जांपल 15 16 17, सबसे पहले ये याद कर लो सिर्फ कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। अब जो ग्रुप है समझो ऑक्सीजन 16 ग्रुप है तो सिर्फ 6 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर 15 ग्रुप से बिलोंग करता कोई एलिमेंट तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 5 और इसका कितना रहेगा 6। तो यहाँ पे कितना रहेगा 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2 माइनस 2, बॉन्ड कितने बनाए हैं 3, कितने होंगे +1। अब निकालेंगे हम इसका ऑक्सीजन फर्स्ट का। अब ऑक्सीजन 2 का, ऑक्सीजन 2 का निकालेंगे तो देखो वैलेंस कितना है 6, सेम है सबके वास्ते वैलेंस, माइनस अब क्या है फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस 6 माइनस बॉन्ड कितने बनाए 1। अब ये हिसाब बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन कैसा करेंगे इसका, तो इसका कितना आएगा -1, 6 गेट 6 कैंसर -1 आंसर। अब निकालेंगे हम ऑक्सीजन थर्ड का। अब ऑक्सीजन थर्ड का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, लोन पेयर कितने 4, बॉन्ड कितने बनाया 2, तो कितना आएगा 0। अब देखो ऑक्सीजन फर्स्ट पे क्या चार्ज है +1, ऑक्सीजन 2 पे क्या चार्ज है -1 और ऑक्सीजन 3 पे क्या चार्ज है 0। अब ओवरऑल चार्ज निकालेंगे तो कितना है +1 -1 +0, कितना हो जाएंगे 0। तो O3 पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। ऐसा हम सिंपली फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन। अब देखो हम देखेंगे हम लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब देखो ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता कि कोई भी वैलेंस, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने। अब अगर बॉन्ड बनाए बाद भी, बॉन्डिंग बनाए बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब देखो, अब देखो एल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ 1, लेविस डॉट स्ट्रक्चर 1। अब अगर उसने एक बॉन्डिंग बनाया Cl के साथ इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर बॉन्डिंग बनाए बाद भी उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा क्या नहीं,
सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऑक्टेट में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसी तरह एग्जांपल देखो BeCl2 का। अब देखो BE के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब अगर वो Cl के साथ बॉन्ड भी बना रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे मैक्सिमम, 4। फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं, तो फिर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब देखेंगे एक्सपांड ऑक्टेट। एक्सपांड ऑक्टेट मतलब अब किसी एलिमेंट ने बॉन्ड बनाया, फॉर एग्जांपल PCl5। अब बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ कि जो ऑक्टेट है वो 8 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखो P1 2 1। अब देखो उसने बॉन्ड बनाया Cl के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसके वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो एक्सपांड हो जा रहा ऑक्टेट, 8 होना हमारे मिनिमम है, यहाँ पे कितने हो जा रहे 10, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपांड ऑक्टेट। अब हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अब ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मतलब किसी मॉलिक्यूल ने, किसी एटम ने बॉन्डिंग बनाया और बॉन्डिंग बनाने के बाद ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे 5 7, तो हम उसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O। अब देखो इसमें अब यहाँ पे क्या हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितने हो गए, बॉन्ड N। अब यहाँ पे देखो N की एक्सटर्नल ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, 1 2 3 4 5 और 2 इसके। अब देखो उसने अगर O के साथ बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कितने हो जा रहे इसके, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 7 और मतलब ऑड नंबर आ रहा 7, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के, हाइब्रिडाइजेशन है 6 टाइप की। सबसे पहले sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। अब देखो sp3 ये तो होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना, अब देखो उसकी ट्रिक ही ध्यान में रख लो। लॉन्ग फॉर्म अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई काम की बात नहीं, तो अगर ट्रिक याद रख लेंगे तो आपको इजीली कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा। तो देखो इसका नंबर याद रख लो, इसका नंबर 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर ये नंबर याद रख लिए तो ये नंबर अगर आपने डायरेक्ट निकाल लिए तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। अब ये नंबर कैसे निकालना, नंबर कैसे निकालते, अब देखो उसके लिए आपको इस प्रेडिक्ट टेबल का थोड़ा बहुत सा आइडिया आने होना। अब प्रेडिक्ट टेबल का कैसा आइडिया आने होना, कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में। अगर आपको फास्फोरस, अगर मिडिल ग्रुप या मेन एलिमेंट फास्फोरस है तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोले गए, तो फास्फोरस कौन से ग्रुप में हो ये मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको मालूम है फास्फोरस कौन से ग्रुप में, तो आप इजीली कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब कैसा निकाल सकते हैं, अब देखो फॉर एग्जांपल आपको पूछ ली NH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अब NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकालेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, N कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 15 ग्रुप से। अब 15 का सिर्फ 5 लेना। कितने बॉन्ड बनाए NH3 ने, 3।
डिवाइड बाई 2। अभी कितना आया 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 किसका नंबर है, sp3 का, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। और अगर इसी तरह दूसरा कंपाउंड का अगर आपको बोला गया CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अब CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 14 ग्रुप, तो 14 का 4, कितने बॉन्ड बनाया उसने, 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन प्लस 4 डिवाइड बाय 2। हर इसमें डिवाइड बाय 2 करना ज़रूरी। अब देखो 4 प्लस 4 8 डिवाइड बाय 2 4। अब 4 किसका नंबर है, sp3। अब अगर आपने PCl3 का अगर निकालना है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 15 का 5, कितने बॉन्ड बनाए, 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 5। अब 5 किसका है, sp3d, तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हुआ, sp3d। अब अगर आपको बोला गया XeCl2 जीनॉन Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, तो कैसा निकालेंगे। अब देखो जीनॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 18 ग्रुप से, 18 का 8, कितने बॉन्ड बनाया, 2, 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 5। अब 5 किसका है, sp3d, तो जीनॉन का कितना हुआ फिर, sp3d। इसी तरह अगर आपको बोला गया XeCl4, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोला गया तो देखो जीनॉन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से, 18 का 8 प्लस 4 12 बाय डिवाइड बाय 2 6, तो 6 किसका है, sp3d2, तो जीनॉन Cl4 का कितना हुआ, sp3d2। अगर आपको बोला गया IF7 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, तो कैसा निकालेंगे, देखो आयोडीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 17 ग्रुप से, तो 17 का 7, कितने बॉन्ड बनाए, 7 डिवाइड बाय 2, तो 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7। अब 7 किसका नंबर है, sp3d3, तो IF7 का कितना हुआ, sp3d3। इस तरह आप कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। सो प्लीज़ नोट इट। अब आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक VSEPR theory। अब VSEPR theory is mainly used for find shape of molecule। VSEPR theory कोई भी मॉलिक्यूल का शेप मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कंपाउंड डी NH3 और इसका बोला गया कि आप शेप निकालो, तो अब इसका शेप कैसे निकालेंगे आप, आपको पता होना फॉर्मूला पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, तो इसका शेप कैसे निकाल सकते हैं आप। तो हमारे पास एक ट्रिक है, अगर आप ये वैल्यू मतलब ये AB2 AB3 की शेप मालूम रख लो, फॉर एग्जांपल AB5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, AB6 ऑक्टाहेड्रल है, अगर ये याद कर लिए तो हम एक फार्मूले से ये निकाल सकते हैं। अगर आप ये में निकाल लिया हमने, तो अगर ये आपको मालूम रहे तो आप इजीली कोई भी मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू कैसा निकालना, AB6 AB5 AB4 AB2L3, ये कैसा निकालना। अब देखो इसमें हमारे क्या है, अब ये देखो A मतलब सेंट्रल एटम, B मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बनाया वो, और L मतलब लोन पेयर। लोन पेयर मतलब हमने अगर देखें ऑक्टेट रूल में जो लोन पेयर रहते इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन तो डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट स्ट्रक्चर है, तो ये एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर और ये
3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये क्या है, फाइंड करना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड तो दिए हुए रहती है। अब देखो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल में ए क्या है, सेंट्रल एटम ए, बॉन्ड कितने बनाए 3, AB3। अब इसके देखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं कैसे मालूम करेंगे, देखो एक फार्मूला है उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा मालूम करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल के लास्ट, कोई भी एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा मालूम करेंगे, देखो जो ग्रुप है मेरे 14, 15, 16, 17, अब ये जो 4 है 4, 5, 6, 7 ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 14 ग्रुप में क्या आता है, कार्बन, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 4। नाइट्रोजन काय में आता है 15 ग्रुप में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 5। तो अब नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, बॉन्ड कितने बनाए 3, बचे कितने 2, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर कितने फिर 1, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर एक पेयर होगा, तो लोन पेयर कितना है 1, AB3L1। अब AB3L1 का कितने क्या शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब AB3L का क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब NH3 का शेप क्या हुआ फिर, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अगर आपको एक कंपाउंड दीजिए PCl5, PCl5 का शेप निकालने बोला गया, तो शेप कैसे निकालेंगे। अब देखो फास्फोरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 15 ग्रुप से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, बॉन्ड कितने बनाए 5, तो कितना हुआ 0, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0। आप सिंपल फार्मूला बना लेंगे, ए सेंट्रल एटम, बॉन्ड कितने बनाए 5, लोन पेयर कितने 0, L0 लिखने की जरूरत, AB5। अब AB5 क्या है, AB5 का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो PCl5 का शेप क्या हुआ फिर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर आपको इसी तरह अगर बोला गया कि SF4 का बोला गया कि SF4 का शेप निकालो, तो SF4 का शेप कैसा निकालेंगे, देखो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ए, बॉन्ड कितने बनाए 4। अब लोन पेयर है कि नहीं है, तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर कौन से ग्रुप में आता है 16 ग्रुप में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, माइनस कितने बॉन्ड बनाए 4, तो कितने हुए 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कितना हुआ फिर 1, तो फिर क्या हुआ AB4L, तो कितना हुआ, क्यों सा शेप हुआ फिर C-सॉ शेप। SF4 का कौन सा शेप हुआ, C-सॉ शेप। और इसी तरह अगर आपको बोलेगा IF3 या IF5 का शेप निकालो, तो I कौन से ग्रुप में 7 माइनस 5, तो कितने हुए, तो एक लोन पेयर ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर मतलब, और अगर फार्मूला बनाएंगे तो AB5L1, तो AB5L1 का क्या है फिर, AB5L1 का स्क्वायर पिरामिडल, तो IF5 का शेप क्या हुआ फिर स्क्वायर पिरामिडल। तो इसी तरह आप कोई भी मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट 2020 के लिए, सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मेनली यूज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हमने अभी तक देखी कोवेलेंट बॉन्ड सिंपल तरीके से देखे हमने, अब इतने सिंपल तरीके से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता ओवरलैपिंग से, जैसा 2 बॉन्ड H2 बॉन्ड मॉलिक्यूल बना, तो काय के बीच बना H बॉन्ड H के बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना, तो ये कैसे बनाऊंगा, ओवरलैपिंग से बनाऊंगा। अब इससे कुछ रूल्स है, तो हम देखेंगे टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम। अब देखो 2 एटम के बीच में कैसे बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग से बना। अब ज़रूरी क्या मस्ट है कि दोनों हाफ फील्ड होना ज़रूरी है। हाफ फील्ड कैसा, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। फुल फील्ड कब होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, हाफ फील्ड।
अब वो क्या बोल रहा, हाफ फील्ड हो। और सेकंड रूल ये बोल रहा कि दोनों की डायरेक्शन स्पिन अपोजिट हो, मतलब ये अपवर्ड हो तो ये डाउनवर्ड हो, दोनों की स्पीड अपोजिट होने। और थर्ड क्या है, क्लोजर द ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैपिंग, अगर ऑर्बिटल क्लोज रहेंगे तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होंगी। अब देखो, अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे होंगी, वे देखो जो एस है हाइड्रोजन के अंदर क्या कौन सा है ऑर्बिटल है 1s1, यहाँ पे 1s1, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है ऑर्बिटल एस है, और एस का शेप कैसा रहता, राउंड शेप। अब इसकी अगर ओवरलैपिंग होंगी तो कैसी होंगी, इधर ऊपर इसका एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, इसकी ओवरलैपिंग होंगी। और जो अगर पी बॉन्ड रहे, अगर एस और पी की ओवरलैपिंग हो रही तो कैसी होंगी, ऐसी। और अगर पी और पी की ओवरलैपिंग हो रही तो पी का शेप ऐसा और पी का शेप ऐसा, तो उसकी ओवरलैपिंग कैसी होंगी, ऐसी। तो हमारा फोर्थ रूल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेंगे। अब हमारा फिफ्थ बॉन्ड इज फॉर्म इफ ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड। अब बॉन्ड कब तक नहीं बनता, जब तक कि ऑर्बिटल हाफ फील्ड ना हो। जैसे यहाँ पे हाफ फील्ड है, अगर फुल फील्ड हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वो बॉन्ड को हाफ फील्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब देखो दो टाइप ऑफ बॉन्ड बनते, एक सिग्मा और एक पाई। तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसा बनता, हेड ऑन से ये ऐसा, और पाई बॉन्ड कैसा बनता, ऐसा। पाई बॉन्ड बनता है ऐसा, और सिग्मा बॉन्ड कैसा बनता, एक्सियल ओवरलैपिंग। और ये पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग कैसा बनता, ये ऐसा। ये है पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे दोनों अलग अलग बॉन्ड हो गए। अब देखो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे, एक्सियल एंड पैरेलल। अब इसकी तरह हम कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसा देखो, अगर हम CH4 में देखेंगे तो C की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p x1 2p y1 और 2p z0 है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑर्बिटल निकालेंगे। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा कि बॉन्ड तब बनेगा जब वो हाफ फील्ड हो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, फुल फील्ड। अब यहाँ पे क्या होता, ये जाता इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता। अब यहाँ पे कार्बन के पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, 4। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। पहले क्या था, ये डबल, ये फुल फील्ड था तो ये बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए था। अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमने इधर भेज दी, अब क्या यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये 4 बॉन्ड बना सकता। और अब लेंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या है 1s1, तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। और इसके पास क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। अब इसके पास क्या है, अगर ये s से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राउंड। अगर p से बनाएंगे तो कैसा होगा, राउंड ओवरलैपिंग हुआ। आगा समझ में, ये देखो s और s से अगर ऐसा बनाएंगे और s और p से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, तो ये हमारा होगा VBT। अब इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते सिग्मा और पाई बॉन्ड पे। सिग्मा और पाई बॉन्ड मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया हमारे को ऐसा CH2 CH2 CH3 CH, इसमें पूछ लेता हूँ कि कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता। तो सिंपल क्वेश्चन आते VBT। थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स है पढ़ने के लिए, मगर क्वेश्चन सिंपल आते। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे आगे का टॉपिक। अब हम देखेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थ्योरी। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ मेनली यूज फॉर डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर। कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एटम का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम MOT का यूज़ करते हैं। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फार्मूला है, अगर वो फार्मूले से निकालने जाएंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग फार्मूला है और हो सकता रॉन्ग भी आ जाए। तो हमारे पास एक ट्रिक है जो बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक क्या है? देखो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी इलेक्ट्रॉन से निकाला जाता, उसका फार्मूला ही है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। अब हम भी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब सबसे पहले हम एक ऑर्डर देख लेंगे ट्रिक कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3। अब ये 14 से हम 2.5 टू 0.5 ऊपर कम करते जाएंगे और नीचे कम करते जाएंगे। अब 15 15 तो 0.5 कम करेंगे 2.5, 14 करें तो 2, 13 करें तो 1.5, सॉरी 16, 17, 18 करें तो 1, 19 करें तो 0.5 और 20 करें तो 0। इसी तरह 13, 12, 11, 10, 9, 8, 0.5 कम करते हैं 2.5, 2.5, 2.5, सॉरी 2, 1.5, 1, 0.5 एंड 0। अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन हमने अगर कैलकुलेट कर ली तो हम इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉलिक्यूल लिया C2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया, तो C2 की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम? देखो एक C के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 2 C के अंदर कितने होंगे? 12। अब देखो 12 की बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2, तो C2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होंगी फिर? 2। और अगर हमें O2 की बोलोगे, O2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो देखो एक O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो 2 के अंदर 8, 16, 2 के अंदर 16। अब देखो 16 पे कौन सी बॉन्ड ऑर्डर है? 2, तो O2 की बॉन्ड ऑर्डर पे कितने होंगे फिर? 2। अब देखो अगर हमने 8 तक निकाली है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे निकालेंगे? अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 2 की 1, फिर 3 की 0.5, फिर 4 की 0। इसी तरह 0.5 बढ़ाना, 0.5 पे कम कर देना। इसी तरह बढ़ाएंगे 0.5, 1, फिर कम 0.5, फिर 0। देखो हमने क्या करे, 2 बार बढ़ाए फिर 2 बार कम करे, फिर 2 बार बढ़ाए फिर 2 बार कम करे, तो 8 तक निकल गए। फिर 2 बार बढ़ाए 0.5, 0.1, 0.5, 0, 1। हमने क्या निकाल लिया? 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब फॉर एग्जांपल N2 आया हम, अब N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक N के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 N के अंदर कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कितना है ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर? 3। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि CO पॉजिटिव के अंदर देखेंगे हम। अब देखो C के अंदर कितना है? 6, O के अंदर कितना है? 8, 14, और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना, तो 30। अब इसके हिसाब से 13 अगर देखेंगे हम तो 2.5 है, मगर इसकी एक्सेप्शन है, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 3.5। इसी तरह एक और एक्सेप्शन है O2 पॉजिटिव। अब देखो O2 कितना था? 16, अब O2 पॉजिटिव मतलब 15। अब 15 के हिसाब से क्या होने वाला था? 2.5, मगर इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 3.5। अब इसकी हमने सिंपल मॉलिक्यूल की तो निकाली। अब अगर आपके पास ऐसा आ गया क्वेश्चन क्या O3 की बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो आपके पास कुछ चारा ही नहीं है, कैसे निकालेंगे O3 की बॉन्ड ऑर्डर? अब उसका एक उसकी देखो, अब क्या करना, O2 उसका स्ट्रक्चर निकालना, O बॉन्ड O। अब देखो सेंट्रल एटम ने जितने बॉन्ड बनाए, अब इसमें सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बनाए? 3,
तो 3 कितने से बॉन्ड बनाए, 2 से, 3/2 मतलब 1.5। तो O3 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होंगी, 1.5। अब इसी तरह अगर बेंजीन की पूछ ली हमें बॉन्ड ऑर्डर, बेंजीन की बॉन्ड ऑर्डर निकाल। अब देखो हम बेंजीन की बॉन्ड ऑर्डर एवरेज में निकालेंगे, अब पूरी बॉन्ड ऑर्डर तो नहीं निकाल सकते। अब देखो हर एक एटम सेम है इसमें, जैसे ये एटम को निकालेंगे हम अगर, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड की निकालेंगे तो इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, तो कोई एक की बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ऑर्डर में ये एटम 2 एटम से अटैच है और बॉन्ड कितने 1 2 3, तो 3 कितने एटम से अटैच है, 2, 3/2 1.5। तो बेंजीन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होंगी फिर 1.5। तो सब एटम की 1.5 सब होंगी। तो फिर हमने एवरेज निकाले तो क्या आएगा फिर 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5। तो हम इसी तरह हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बेसिस पे। सो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट समझने से पहले 2 टर्म समझ, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर क्या है, अब देखो 2 पोल है, अब आपको मालूम होगा 2 पोल रहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है, तो 2 पोल है। अब अगर कोई 2 एटम फॉर एग्जांपल H और Cl, H और Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका बॉन्ड बनाए 2 इलेक्ट्रॉन का। अब देखो इसमें क्या रहता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टू अट्रैक्ट, पावर ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, Cl की, तो Cl अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हो रहे, पोल की तरफ। अब जैसा देखो एक ये पोल है एक ये पोल है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे, पोल की तरफ। अब अगर 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड हो, अब देखो इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, अब ना बॉन्ड इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो बीच में रहेंगे। अब क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर। इसको क्या बोलेंगे हम, पोलर बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। अब पोलैरिटी को मालूम करने के लिए, अब जैसे ये पोलैरिटी है, पोल की तरफ अट्रैक्ट हो ना, तो पोलैरिटी को मालूम करने के लिए हम डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डायपोल मोमेंट इज डिटरमाइंड एज म्यू। तो पोलैरिटी मालूम, डायपोल मोमेंट मालूम करने के लिए, पोलैरिटी मालूम करने के लिए हम डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, अब देखो 2 एटम ने बॉन्ड बनाए, अब देखो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेंगे। डिस्टेंस 2 न्यूक्लियस के, 2 एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा डायपोल मोमेंट का डिस्टेंस है। और Q मतलब चार्ज, म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू डिस्टेंस। अब देखो जो म्यू है वो म्यू को हम डिबे की, म्यू का यूनिट ही डिबे है, डिबाई यूनिट। अब देखो अब हमने देख ली कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होंगी, फिर मतलब उसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होंगी उसकी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो रहा, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर, अब यहाँ पे क्या हो रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, फिर HF, उससे कम
HCl उससे कम, HBr उससे कम, HI। अब यहाँ पे ये कंपाउंड में देखो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम की एक्टिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या है, 1.7, और इसकी डायपोल मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के समथिंग आता है। अब जैसा ये दो अलग डायपोल मोमेंट हम देखें। अब देखो इसी तरह अब एक मॉलिक्यूल है C, बॉन्ड Cl, बॉन्ड Cl, बॉन्ड Cl, बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है। अब इसने क्या करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये जो क्या रहता है, ट्रांस वाले रहते हैं, ट्रांस मूवमेंट रहती, तो ये ट्रांस मूवमेंट एक दूसरे की डायपोल मूवमेंट कैंसिल कर देते। ट्रांस वाले कैंसिल, ये भी ट्रांस में, तो ये भी कैंसिल। तो जो ट्रांस वाले उसकी डायपोल मूवमेंट क्या रहेंगी, 0, उसकी डायपोल मूवमेंट क्या रहेंगी, 0। अब इसकी जगह अगर H रख गया तो ये देखो यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मगर ये और ये कैंसिल नहीं होगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन की तरफ किधर जाएंगे, H से C की तरफ जाएंगे और C से Cl की तरफ जाएंगे। अब इससे इसकी डायपोल मोमेंट थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उससे ज़्यादा इसकी रहेंगी, उससे ज़्यादा Cl जैसे जैसे कम होती आ रही वैसा डायपोल मोमेंट कम होती आ रही। तो सॉरी यहाँ पे इसका 1.7 है। तो जब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा रहेगी उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा रहेंगी। अब डायपोल मोमेंट 0 किसकी है, 0 किसकी है, तो देखो डायपोल मोमेंट 0 किसकी है, CO2, BF3, CH4 एंड BF3। अब यहाँ पे देखो CO2, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों जो ट्रांस मूवमेंट में, जैसे अब ऐसा ट्रांस बोलते हैं तो ये भी ट्रांस मूवमेंट में आएगा, तो ये दूसरे अब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएंगी। उसके बाद BF3, CH4 एंड BF2। अब डायपोल मूवमेंट किसकी 0 नहीं है, तो SO2, H2O। अब देखो H2O, H बॉन्ड O, बॉन्ड H। अब तुम बोलेंगे सर ये भी ट्रांस मूवमेंट में, तो इसको भी कैंसिल होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा रहे, सेंट्रल की तरफ आ रहे, सेंट्रल की तरफ आ रहे तो कभी कैंसिल नहीं होते। इसी तरह ClO2, इसी तरह CH2Cl, CHCl2 एंड CH3Cl। अब देखो डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब देखो अगर हमें पूछा गया बेंजीन के बारे में, फॉर एग्जांपल हमें ऐसा रिएक्शन आ गई Cl, 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 Cl। अब देखो अगर इसकी हम डायपोल मोमेंट पूछी गई तो हमारे पास एक देखो फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल होंगी उतना कम डायपोल मोमेंट होगा। अब जहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री का, तो ये एक दूसरे को ट्रांस मोमेंट और एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो इसकी डायपोल मोमेंट कितनी हो जाती, 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा इसी होंगी। अब देखो सबसे कम बॉन्ड, सबसे बॉन्ड कम एंगल है, तो डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा रहेंगे। जैसा जिसका बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा उसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसकी रहेंगी, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, उससे कम मेटा, उससे कम पैरा, पैरा की तो 0 ही होंगी। तो फिर 0 डायपोल मोमेंट किस किस की होगी, पैरा क्लोरोबेंजीन की भी डायपोल मोमेंट 0 होगी। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।